स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ये वीडियो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है एंड इंडिया में कितने प्रोस्पेक्टिव से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एज यू नो द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द स्टडी हाउ द इंडस्ट्रीज एंड द sector, economical sector of India develop in India. So if there is no industry in our country, there will be no desire. Where there is a no desire, there will be no industry. So industry is very much important, and industrialization is the process in which the industries are developed in a country. किसी भी कंट्री में, किसी भी क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि आपकी जो औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण का मतलब है कि वहाँ पर उद्योगों का विकास हो रहा है, उसका एरिया, उनका बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एरिया ऑफ थ्रस्ट क्या है कि जो भी कोई भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वहाँ से मॉडर्नाइजेशन होगी, और हम लोग सक्सेस को, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा आएगा, आवक होगी पैसे की। देर इज़ मोर importance to our इंडस्ट्रियल एरियाज़ टू कीप ग्लोबलाइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं, मतलब आज की महंगाई के दौर में डेवलपमेंट अगर हमारी नहीं होगी, औद्योगिकरण नहीं होगा, तो हम एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएंगे, हम एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन नहीं बन पाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इकोनॉमी है, ये हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होती तो प्रेशर डेवलप रहेगा हमारे देश के ऊपर, और हम उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हमारे को इंक्रीज़ भी है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना में भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर डिपेंड कर रही थी, औद्योगिकरण पे। जैसे हमने मास्क खुद बनाए, हमने यहाँ पे सैनिटाइजिंग बनाया, तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ी। तो जो बैंक हैं उनके पास उधार देने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जितने भी हमारे लोकल लोग हैं, जिनको अगर वो उनकी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जैसे जो गत्ते बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, जो रद्दी बनाते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मॉल स्केल से लेकर बिग स्केल तक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप नेशन बने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री इकट्ठी कर सकते हैं। तो औद्योगिक सेक्टर जो है वो हमारे 4 श्रेणियों में है, 4 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरली, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थीक श्रेणी में। हमारे देश में अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं। प्राइमरी वर्कर्स हैं जो, जैसे कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे खेती बाड़ी से जो नॉर्मल जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, वो प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो डाटा है वो उनके ऊपर डील करता है। ऐसे ही सेकेंडरी जो कुछ बनाते हैं, जैसे कि मान लो अब गन्ने के रस, शुगर केन, गन्ना आया इंडस्ट्री से, प्राथमिक इंडस्ट्री से। जो सेकेंडरी वो है उसमें क्या हुआ, गन्ने से चीनी बनाई गई, ठीक है। टर्शरी में क्या हुआ, उस चीनी से हमने क्या बनाया, उससे हमने कुछ और मतलब पेस्ट्रीज़ और अलग अलग चीज़ें बनाई, वो टर्शरी इंडस्ट्री में आई। क्वाटरनरी इंडस्ट्री में क्या आई कि हमने उससे, उस जो हमारा पेस्ट्री थी या जो भी हमारा केक था, उससे हमने क्वाटरनरी इंडस्ट्री, उससे हमने कोई और बड़ी बिग चेन शुरू की। जैसे कि आज आपको पता है कि बहुत सारी आपकी ये कहते हैं मार्केटिंग स्किल्स है, तो वो जो मार्केटिंग वाली इंडस्ट्रीज़ है वो क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी भी हो रही है, सेकेंडरी भी हो रही है, टर्शरी भी हो रही है। पर मेन हमारा इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो वो प्राइमरी पे रहता है कि प्रीडोमिनेंटली हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होनी चाहिए। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करें, और फिर उस रॉ मटेरियल को हम इंडस्ट्री के थ्रू अपनी लोकल मार्केट में पहुंचा सकें, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। जैसे कि चाय है, या फिर कॉफ़ी है, या दालें हैं, या जो भी हमारा पल्सेस, जो भी इंडस्ट्री है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसकी ग्रोथ हो, उससे रैपिड ग्रोथ हो, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे चावल एक्सपोर्ट कर सकें, या जो भी हमारे यहाँ पर रबड़ है और फर्टिलाइज़र्स है, छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ से बनाकर भेज सकें। तो गुड्स प्रोड्यूस विद द 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर से होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, हमारे पास काम करने के लिए लेबर होनी चाहिए, पर्सनस होने चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए जो स्किल्ड हो। पहली बात हमारी इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है कि स्किल्ड होने चाहिए। लेबर भी अनस्किल्ड भी होती है, स्किल्ड भी होती है। जो स्किल्ड लेबर है वो हमारा इस चीज़ का बेनिफिट करती है, उसकी वजह से हम मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बढ़ सकते हैं। कैपिटल ग्रोथ भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के अंदर कैपिटल गेन्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि
जब हम पैसा ही नहीं लगाएंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। उसके बाद फॉर द प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन लाइक मशीन्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें एग्रीकल्चर को, इनपुट्स प्रोवाइड कर सकें, तो वो इंडस्ट्रीज़ में इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस एंड प्रेजेंट पोजीशन हमारी क्या है कि जितना ज़्यादा हम डालेंगे, मटेरियल डालेंगे, उतनी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। ठीक है। एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। जितनी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि हमारे पास बहुत मैन पावर है, हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, और हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। तो इस बात को फॉलो करके हमने अपनी इनकम बढ़ानी है। नंबर 1, हम इंडस्ट्री क्यों लगा रहे हैं, हमारे को इनकम बढ़ानी है। ठीक है, ताकि लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको हम बढ़ा सके, सिक्योर इनकम हो, सिक्योर ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट अपॉन द मैन एफर्ट्स हों और अगेंस्ट द एग्रीकल्चर हों। ठीक है, डिपेंड अपॉन द फैक्टर नेचर, कि इस फैक्टर पर हम डिपेंड करें कि क्या चीज़ हमें बनानी है, उस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पेपर बनाना है तो हम लकड़ी पे डिपेंड ना हो, हम सेकेंडरी या क्वाटरनरी पे भी डिपेंड हों। ठीक है, तो अगर हम ऐसे होते हैं तो हम जो ग्रोस नेचुरल प्रोडक्ट है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेचुरल प्रोडक्ट पर कैपिटा, वो बहुत हाई था हमारा 2005 में। ठीक है, वो हमारा 35,131 था, और जो फिर घट गया $580 में जब हमने इकोनॉमिक्स देखी। तो इस तरीके से मिडिल कंट्रीज जो हैं उनमें जीएनपी जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, उसकी वजह से इनकम भी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अकॉर्डिंग है ना। मीटिंग द हाई इनकम डिमांड्स, आपको पता है कि हमारे देश में इनकम की डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रंट, द प्रोपोजिशन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स हैज़ बीन डिक्लाइन। ठीक है, अब उनकी जो डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से हमारी रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्ट्स थे उनकी भी डिमांड जो थी नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिक्रीज़ की। सिंथेटिक हैव ऑल ग्रेटली रिड्यूस द नीड ऑफ द नेचुरल रॉ मटेरियल। आज लोग नेचुरल नहीं लेते, सिंथेटिक को खुशी होकर लेते हैं। ओवरकमिंग द डिस्पैरिटीज़ क्या होंगी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इलास्टिसिटीज़ होनी चाहिए। एज एन अल्टरनेटिव टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ टू कंसनट्रेट ऑन एन एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जैसे राइस है या दालें हैं या स्पाइसेस हैं, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया दालचीनी है या सिनेमन है, ये हमें क्या करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स द अदर कंट्रीज एज ए प्राइमरी गुड। इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्रीज़। सम इनकम इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी एग्रीकल्चर सभी जगह नहीं है, कुछ ही जगह पे कुछ स्पाइसेस होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसकी वजह से इलास्टिसिटी जो है वो लो नहीं है, हाई है। ठीक है, वो उससे दिक्कत होती है। देन एनुअल ग्रोथ रेट इन मेजर सेक्टर्स ऑफ इंडिया, क्या क्या ग्रोथ रेट है, जैसे आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बताती हूँ। माइनिंग इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो हर उसमें ग्रोथ हुई है। जैसे अगर हम 1981 से लें 1991 तक हर सेक्टर में हमें क्या दिखाई दे रही है कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, देन अब्जॉर्बिंग सरप्लस लेबर, अब पहले लोग क्या थे, उनको जल्दी से जॉब मिल जाती थी, बट अभी क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे, तो प्रोवाइड जॉब टू एवरी पर्सन, और रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ वेरी मच a kind of challenge to us. It generates employment opportunities on an accelerated rate, कि जितनी ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उनको एब्जॉर्ब कर सकें लेबर को। अब कोरोना टाइम में क्या होता, लेबर बहुत सारी खाली हो गई थी ना, तो स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें विद इन आवर कंट्री। वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट द थिंग्स, हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़े, जैसे मोबाइल पार्ट्स हैं या कोई भी छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने हैं, टॉयज़ हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमी, प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स हम अपने देश में ही बनाएं और लो कॉस्ट पे बनाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो माल आता है वो चाइना से आता है मोस्टली, और वो बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। देन गुड्स लाइक ट्रेल्स हैं या जो रेलवेज़ हैं या डैम्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, और जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी हमारी सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग द हाई इनकम, फुलफ़िल द नेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हम सब सेल्फ रिलायंस हों, हमें बाहर से कुछ ना मंगाना पड़े। डिफेंस के लिए हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास की कुछ कंट्रीज़ हैं, तो
उन अगर हमें अपनी कंट्री को डिफेंसिव रखना है तो सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, हमारी पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम खुद ही मिसाइल्स बना सकें या न्यूक्लियर वेपन्स बना सकें या कोई भी चीज़ बना सकें। दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, दिस इज़ फॉर द डिफेंस पर्पस। दैन बैलेंस डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर है, 50% इंडस्ट्रीज़ में हो, कुछ सर्विस में हो, तो इस तरीके से बैलेंसिंग मेंटेन रहे। देन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो उत्पादकता है, जो हम कोई भी फसल उगा रहे हैं या कोई भी हमारा फूड है या ब्रिवेजेस है, जैसे चाहे आप कोको कोला, कोई भी हमारी तेल है, जैसे आपका टाइम पे देखो कि तेल बढ़ गया, कच्चा तेल है जो खाने का तेल है, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए कि हम उतनी हम तिल उगाएं या उतने हम क्या कहते हैं सरसों उगाएं या उतने हमारे बीज होने चाहिए जिनसे हम तेल निकाल सकें, तो वो बढ़े। अगर मान लो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ने की बजाय घटेगी ही, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, तो हम उससे ज़्यादा के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देन इंक्रीज़ इन द इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, उसके अंदर भी क्या हो, इंक्रीज़ हो सके। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप सभी के पास मोबाइल हैं, आप सभी के पास सुंदर गैजेट्स हैं, जैसे मैंने भी बताया कि उसके अलावा भी आपके पास टीवी हैं और छोटे छोटे सभी के घरों में क्या कहते हैं होम थिएटर होंगे या फिर डीजे होंगे या छोटे छोटे आपके पास मतलब हर तरह के कपड़े होंगे, हर तरह के आपके पास आधुनिक जो क्या कहते हैं जनरेटर या फिर जेनसेट्स इन्वर्टर्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करे विद द इंक्रीज़ इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो एक मुद्दा रहता है कि हाँ हम ग्रो करें, तो अर्बनाइजेशन जो है वो रूरल लेवल तक भी पहुँचे। इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। अगर ये इम्प्रूव करेंगी तभी हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हमारे पास और पैसा आएगा, हम जो गरीब है वो भी पैसा खर्च करके चीज़ें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, या जो हमारे मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, या जो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट है अगर अच्छी होगी, हर एक के पास नौकरी होगी, तो उसके पास पैसा होगा ना खर्च करने के लिए। तो नौकरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उससे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी बनाएंगी, कच्चा माल बनाएंगी, चाहे पेन बनाएंगी, चाहे पेंसिल बनाएंगी, चाहे बैग्स बनाएंगे, तो लोग वो कंज्यूम करेंगे, वो यूज़ हो जाएगा। तो देश में प्रोड्यूस हर चीज़ क्या होगी, वो यूज़ हो जाएगी। तो जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी प्रोडक्ट इंडेक्स है, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो वही जो मैं आपको दिखा रही थी कि 1995 मैंने 91 का दिखाया था डाटा, पहले आपने देखा था इसी तरीके की स्लाइड थी, उसमें भी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और जनरल थी। उसके बाद अब आया 1995 से लेकर 2008 तक हमने डाटा लिया, इसमें भी हमारा आपको पर्टिकुलर इंक्रीज़ दिखा रहा है। तो मतलब एक ये दिखाने का मकसद क्या है, इस स्लाइड को दिखाने का मकसद क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी 79.36% काम कर रही है, 10.47% माइनिंग का जो वर्कर है वो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी 10.17 कर रही है। और जब 2022 की बात करते हैं तो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं जर्नल से, और माइनिंग बहुत पीछे रह गई है, 3 और 4% के बीच में ही रह गई है। जैसे अब कोयले की इतनी माइनिंग नहीं होती, कोयला महंगा हो गया, कई जगह पर जैसे यूज़ कम हो गया तो उस अकॉर्डिंग वो कम हो जाता है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस की बात करते हैं तो वेपन्स हमारे को चाहिए, एयरप्लेन्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, और बहुत सारे ऐसे जैसे कि आपको बुलेट्स चाहिए, आपको अलग अलग तरह की डिफेंस को अपने आप को बचा के रखने के लिए जो आपकी बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर हमें क्या कहते हैं ये चीज़ें चाहिए। तो रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में वो इंडस्ट्रीज़ हो जो गन पाउडर बनाए, जो वेपन्स बनाए। देन एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो, हम इंपोर्ट ना करें, हम एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, हमारे देश से ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें जाएं, या फिर गुड जो कपड़े हैं वो जाएं, इंजीनियरिंग गुड्स जाएं, या जैसे मैंने आपको देखो ये है सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जिनके अभी मैंने नाम लिए कि जैसे हमारे कपड़े जाएं, या हमारे ऑटोमोबाइल्स के गुड्स जाएं, या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, जैसे पंखे चले जाएँ, या फिर सिलाई मशीन्स हैं, या वॉशिंग मशीन्स हैं, या आपकी क्या कहते हैं जिनमें मिक्सिंग ग्राइंडिंग होते हो, तो कोई भी चीज़ आपकी जो है वो यहाँ इंडिया से बाहर जाके बिके, उसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है। उसके अलावा लेबर की भी एक्सपोर्ट हो, यहाँ से लोग बाहर जाएं, उनको भी कमाई का साधन मिले। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट की जगह हम लोगों को क्या कहें कि हमारे घर की चीज़ लें, जैसे हम लेवाइस की टी शर्ट और बाहर के जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो यहाँ पहनते हैं, या बाहर के ब्रांडेड फ़ोन लेते हैं, तो यहाँ की लोकल कोई हमारी
कंपनी हो, जिसके फ़ोन हो या जिसकी आपकी सिम हो या जो भी कोई चीज़ लोकल हो, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम डिपेंड ना रह सकें फ़ॉरेन इंडस्ट्रीज़ पे, और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो हैं वो क्या बन जाएँ, हमारे लिए ताकत बन जाएँ। जो प्रॉब्लम है वो क्या है आज के टाइम पे प्रेजेंट पोजीशन में, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है और एडवांसमेंट नहीं है, तो हम क्या रहते हैं, हम पीछे रह जाते हैं डेवलप्ड नेशन से। हमें बाहर से क्या लेना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, या बाहर से हमें टेक्नोलॉजी को ख़रीदना पड़ता है, और वहाँ की जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज लगाती हैं और यहाँ पर आकर खूब पैसा कमाती हैं। जैसे कि आप शाओमी को ले लो, एक मोबाइल कंपनी है, तो सभी के पास किसके फ़ोन है, इन्हीं के फ़ोन है। तो ज़्यादा हमारे पास क्या है, एक तरह का एक सेचुरेशन हो गया इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो हम क्या करें, इंडस्ट्रीज़ कंपोजिशन में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें क्या हो, वैरायटी होनी चाहिए, एज़ वेल एज़ हमारे पास इतनी मतलब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इतने अच्छे लेबरर्स होने चाहिए, इतने अच्छे इंजीनियर्स होने चाहिए कि वो शॉर्टेज को दूर कर सकें, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ की कंपोजिशन की टर्म्स में है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास 2 व्हीलर्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, तो कोई ऐसी कंपनी हो जो इंडिया की कंपनी हो, बाहर की MG हेक्टर या बाहर की बड़ी बड़ी जो मर्सिडीज़ बेंज हैं या जो भी हमारी किया विया गाड़ियाँ हैं, उसकी बजाय हम लोकल मारुति को प्रमोट करें, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करें, ताकि यहाँ का जो इंडस्ट्री है वो और मैन पावर को लगाए, यहाँ मुनाफा ज़्यादा हो क्वार्टरली, और उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें, हमारी देश यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। बट उसमें क्या होगा, शॉर्टेज क्या आगे आती है हमारे पास। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पूरी नहीं पहुंचती, कोल है या ऑयल है, ऑयल डिमांड्स करती है, हर एक इंडस्ट्री के पास शॉर्टफॉल रहती है कुछ पावर के लिए। अगर उसके पास पावर नहीं होगी, उसके पास 24/7/365 डेज़ की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो वो क्या चलेगी इंडस्ट्री, उसके पास कोई आप कहने का मतलब ये कि वो मशीन कैसे चलाएगा, या कोयले से चलाएगा या ऑयल से चलाएगा। तो ये तीनों चीज़ें, इनमें से कोई चीज़, दो या एक चीज़ उसके पास होनी नेसेसरी है। दूसरा, सप्लाई ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अगर मान लो ये 3 सोर्स नहीं है ऊपर वाले, तो जो नेचुरल सोर्स है, जैसे कि उससे पानी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती हो या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मिलती हो, ये हो, या फिर जो डिमांड है कोस्ट की वो हो, ताकि उसको प्रॉफिट हो उसकी प्रोडक्शन, क्योंकि ये ख़रीदने में वो पैसा ज़्यादा लगाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी महंगा बनेगा और उसकी क्वालिटी भी पुअर हो सकती है। अगर कोल से बनेगा तो पोल्यूशन भी करेगी इंडस्ट्री, और पोल्यूशन को ठीक करने के लिए अलग से पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो हम उसकी जो लेबर है वो भी पैसा दे रही है, तो उसको जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा है, उसकी जो उसको जो मिल रहा है वो कम है। तो लो इनकम रिज़ल्ट क्या होगा कि ज़ीरो सेविंग होगी उसके पास, तो वो आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो जैसे रियल स्टेट महंगा हो रहा है, ज्वेलरी महंगी हो रही है, या छोटी जो हमारी स्टॉक मार्केट है या इंस्टीट्यूशन है, ये फाइनेंस देने में पीछे रह जाएंगी। देन इनसफिशेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई जगह पर रोड्स नहीं है, कई जगह पे मोटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रेल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या पानी के थ्रू नहीं जा सकते। पानी का ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन या तो डेवलप नहीं हुआ है, या हुआ है तो बहुत महंगा है और चीप नहीं है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई चीज़ आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो सस्ता होना चाहिए, ताकि वो जो इंडस्ट्री वाला पर्सन है जो गुड्स बेच रहा है वो सस्ते में बेचे। मान लो मैंने कुछ पटियाला में बनाया, पंजाब में मेरी कोई इंडस्ट्री है, तो मैं पंजाब से मुझे अगर वो केरल भेजनी है, तो मुझे एयरवेज से अगर महंगा पड़ेगा, और वाटरवेज जो है पड़ा वो मेरे को अवेलेबल नहीं है, तो रेलवेज़ क्या करेंगे, उसमें दिन भी ज़्यादा लगेंगे और पैसा भी लगेगा। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मेजर अच्छा होना चाहिए, ताकि चीज़ें क्या ख़राब ना हो, टाइम पे पहुँचे और उसकी कॉस्ट भी कम लगे। देन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, पहले वाले लोग क्या करते थे, मशीनरी जो थी वो उनकी इनसफिशेंट थी, धीरे काम करती थी। तो आज के टाइम पे हमारे पास मॉडर्न मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छे प्लांट होने चाहिए जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो पोल्यूशन कंट्रोल कर सकें, उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को लो बना सकें, ताकि सस्ते हमें वो मिले। कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाते हो, आप महंगी क्यों खरीदोगे, है ना। अगर आपको दो तरीके के, अगर आप कपड़े ही खरीदने चाहते हो, तो आप देखोगे कि ये कपड़ा और ये कपड़ा दिखने में सेम है, क्वालिटी सेम लग रही है, तो आप सस्ते को प्रेफर करोगे, है ना। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने अभी आपको चाइना का बताया, हम चाइना से कम्पीट क्यों नहीं कर पाते, कि खिलौने लेने जाते हैं तो चाइना के खिलौने हमसे बेहतर हैं और हमसे सस्ते हैं, और हमारे इंडिया के खिलौने क्या दिखने में भी बेहतर नहीं लगते और महंगे भी हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमारे यहाँ इतनी अच्छी रिसर्च नहीं है, इनोवेशन नहीं है,
प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के अंदर, या हमारे इतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं है। और इंडिया बहुत कम पैसे स्पेंड करता है, 0.88% ऑफ देयर जीएनपी स्पेंड टू द, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा स्पेंड करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, नई चीज़ बनाने में या कोई चीज़ को डिस्कवर करने में, ताकि वो, उससे क्या होता है कि हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी, जब कोई नई चीज़ आती है ना तो वो बिकती भी जल्दी है कि हाँ भाई इसमें कोई फ़ायदा है। और इंडस्ट्रीज़ को एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनको लोन जल्दी नहीं मिलता, या मिल जाता है तो उनके इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, और फिर वो कई बार पे भी नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ क्या, वो दे आर फेल टू रीपे द लोन्स, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते, या उनके लेबरर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, या स्किल्ड लेबर नहीं होती, उनका प्रोविडेंट फंड नहीं होता, या बहुत सारा कई बार क्या होता है सब कुछ होने के बावजूद भी उनका माल नहीं बिकता, तो उनका लार्ज स्टॉक बचा रह जाता है, तो वो आगे बेचें क्या, तो उनकी लेबर पैसा मांगती है ना। तो वो बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। और रीजनल इनइक्वालिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है, कि मैंने भी आपको बताया कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो रीजन में क्या होता है, एक चीज़ एक रीजन में बहुत बिकती है, दूसरे रीजन में नहीं बिकती। तो 60% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पर्टिकुलर रीजन में ही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में है, बाकी 40% स्कैटर्ड हैं छोटी छोटी हर जगह। तो वहाँ से सामान आने में जब आएगा तो महंगा भी हो जाएगा। और 70% जो टोटल है आउटपुट का, ये 3 स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है, जैसे हम बनाते भी हैं तो हमारी चीज़ें अच्छी बनती नहीं है, ऐसी हैं टेलीविज़न सेट है उनमें डिफेक्टिव पीसेस ज़्यादा होते हैं, मोबाइल्स में, तो वो भी अच्छा नहीं रहता, चीज़ें बिकती नहीं है, बिकेंगी तो फिर वो उसकी हमें कॉस्ट भी क्या होगी, कम मिलेगी। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, लॉकआउट्स हो सकते हैं, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। इट रिजल्ट इन द फॉल इन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, अगर डिस्प्यूट होंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, लोग लेबर काम नहीं करेगी ना बेटा। देन ह्यूमन कैपिटल, जितनी ज़्यादा हम लोगों की कैपिटल काम करने वाली, यानी कि हमारी पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट होगी या अनहेल्दी होगी या काम नहीं करेगी या उसको नॉलेज नहीं होगी, उतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेबरर क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी एफिशिएंट लेबर होंगे। और फिर कई लोग को क्या होता है कि एफिशिएंट लेबर को ना भाग जाती है, वो उसको लगता है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी कर जाती है। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाती। लेस डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो स्मॉल होती हैं उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि या तो माइक्रो स्केल होती हैं, स्मॉल होती हैं, मीडियम स्केल होती हैं, और टोटल प्रोडक्शन की 45% ही उनके पास होती है, ठीक है ना। एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो 55% क्या होती है, कंट्रीब्यूट करती हैं इस तरह। पोल्यूशन भी मैंने बताया अभी आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमारे पास पोल्यूशन को ठीक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते, जैसे कि चैम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चैम्बर्स होते हैं, या बैग फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, साइक्लोन प्रेसिपिटेटर्स हैं, ये सब लगाने में कॉस्ट लगती है। या एयर प्यूरीफायर्स होते हैं, जिससे हम बचा सकें एयर को पोल्यूट होने से या वाटर को पोल्यूट होने से। उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालें जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो स्लाइड है, दिस शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ की क्या बता रही है आपको, जैसे फिनिश स्टील्स है, स्टील के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, क्लॉथ, पैसेंजर कार्स, कितनी यूनिट्स में लगी हुई हैं और कितनी यूनिट्स में इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो देखो आप 9 से देखो इसमें बड़ी ही है। अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करो तो पहले 18 थी, 50 से 51 के बीच में, और आज 2020-11 में 16,378 है। तो अगर आप 2022 में देखोगे तो अब ये क्या बन चुकी है, 20,000 के आसपास है। तो हर यूनिट में बढ़ोतरी है, हर यूनिट में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ही हुआ है, ठीक है। यानी हमारे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए। तो कंक्लूज़न क्या कहता है कि प्रॉस्परस नेशन तब होगी जब हमारे पास सारी तरह की अम्यूनिटीज़ होंगी अपने सिटीजन्स को देने के लिए। जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी, कपड़ा होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, तभी हम सुख से रह सकते हैं ना अपनी कंट्री में। और कंट्रीज़ अगर जो प्रोवाइड नहीं करती अपने देशवासियों को, उनको खाना नहीं प्रोवाइड कर सकती, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, तेल नहीं होगा हमारे पास
पास ट्रैक्टर मशीनरी नहीं होगी, थ्रेशर्स नहीं होंगे, मोटर्स नहीं होंगे, पंखे नहीं होंगे, या हमारे पास पानी की इरिगेशन के कुएँ नहीं होंगे, तो हम डिपेंडेंट हो गए। हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, हम बाहर से डिपेंडेंट हो गए। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हर चीज़ को। जैसे अभी हम तेल इंपोर्ट करते हैं तो तेल महंगा हो रहा है ना, कैसे कितनी जल्दी जल्दी महंगा हो रहा है। तो जो चीज़ बाहर से हम लाएंगे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। उसी तरीके से जैसे चीनी है, टेक्सटाइल है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कंबल बनते हैं, चादरें बनती हैं, तो ये चीज़ें भी क्या हमारे देश में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए जो स्किल्ड होनी चाहिए। इसमें सीमेंट बनाया जाता है या फिर स्टील बनाया जाता है, आयरन बनाया जाता है, मशीनरी बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में हो और हमारे देश का चीज़ें बिके। मैंने बताया था मिक्सी वगैरह, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमारे देश की नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। एग्रीकल्चर भी कंट्रीब्यूट करती है। मैंने बताया था प्राइमरी एग्रीकल्चर की तरफ, सेकेंडरी जो है वो हमारा जो रॉ मटेरियल से जो चीज़ बन रही है, जैसे पेपर बन रहा है, स्टील बन रहा है, ठीक है। तो जो भी रॉ मटेरियल हमारे देश में माइनिंग होती है, उससे जो भी, जैसे कि लोहे की माइनिंग हुई तो उससे जो एलॉय बना, उससे जो मशीन बनी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना। तो हर एक जो हमारे 5 ईयर प्रोग्राम होते हैं जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ बढ़ सकें। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में प्रोग्रेसिव पॉलिसी आई। 5-5 साल की पॉलिसी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। तो 1950 से लेकर आज 1991 तक 10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ होते हुए। अभी भी हमारे देश में बहुत कम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन नहीं है। यूनिट्स बंद हो जाती हैं, जितनी हमारी यूनिट्स बढ़ती हैं उतनी यूनिट्स बंद भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें बैंकों से पैसा मिलना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होनी चाहिए, स्टेट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस होने चाहिए, डेवलपमेंट बैंक्स होने चाहिए जो स्मॉल स्केल, माइक्रो और मैक्रो इंडस्ट्रीज़ को पैसा दे सके, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का पैसा दे सकें, और उस पैसे से वो लोग क्या कर सकें, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन।